पुतिन ने आज डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी। आज पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया क्या करना चाहिए क्या नहीं। पुतिन ने यूरोप के देशों को भी सख्त लहजे में बताया वो रूस के खिलाफ साजिश से बाज आए। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को बुलाया है। पीस डील पर अब ट्रंप की मध्यस्थता नहीं चलेगी, पुतिन अब डायरेक्ट बात करेंगे। पुतिन ने आज मोदी को एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया है। इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। रूसी बॉर्डर के पास तैनात होंगे अमेरिका के परमाणु हथियार। पुतिन को परमाणु हथियारों से डराएंगे ट्रंप। पुतिन की परमाणु युद्ध की तैयारी कैसी है? किम जोंग ने अचानक परमाणु प्लांट का दौरा क्यों किया? सनकी बादशाह डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर एक और सनक सवार हो गई है। पुतिन की घेराबंदी के लिए ट्रंप परमाणु हथियार रवाना करने वाले हैं। ट्रंप रूस के बॉर्डर पर परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है। ट्रंप ने नाटो के साथ मिलकर रूस को परमाणु हथियारों से घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका B-61 ग्रेविटी बम रूस बॉर्डर के आसपास तैनात करने वाला है। यह अमेरिका का टैक्टिकल परमाणु बम है जिसे F-35A और F-16 फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। ट्रंप पहले चरण में परमाणु हथियार पोलैंड में तैनात करेंगे। दूसरे चरण में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में इनकी तैनाती होगी। इन चारों देशों के साथ रूस का बॉर्डर लगता है। ट्रंप की इस चाल से रूस का कैलिनग्राद इलाका सबसे अनसेफ हो जाएगा। रूस को यहां तक पहुंचने के लिए बाल्टिक सागर से होकर जाना पड़ता है। अब यह समुद्री रास्ता चार परमाणु बमों से लैस देशों के बीच से जाएगा। ट्रंप के न्यूक्लियर कार्ड से निपटने के लिए पुतिन ने रूस के परमाणु ट्रायड को अलर्ट मोड पर रख दिया है। रूस ने टैक्टिकल परमाणु हथियारों की टेस्टिंग भी कर ली है। ट्रंप जिस B-61 ग्रेविटी परमाणु बम को रूस के बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं वो कितना विध्वंसक है? अमेरिका का B-61 परमाणु बम वेरिएबल यील्ड वाला बम है। इसका मकसद है टारगेट के हिसाब से इसके विस्फोटक की तीव्रता कुछ किलोटन से सैकड़ों किलोटन तक बढ़ाई जा सकती है। इस परमाणु बम में कोई इंजन नहीं लगा होता। फाइटर प्लेन या स्टेल्थ विमानों से गिराए जाने के बाद यह धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए टारगेट पर गिरता है। अमेरिका ने अब इसके 2 एडवांस वर्जन भी तैयार कर लिए हैं। एक B-61-12 और एक B-61-13। नए वर्जन में GPS और टेलफिन जोड़े गए हैं जो इसे स्मार्ट परमाणु बम बनाते हैं। एक बार गिराए जाने के बाद ये 5 से 10 सेकंड में हिरोशिमा जैसी तबाही मचा सकते हैं। फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु नियंत्रण संधि समाप्त हो चुकी है। ट्रंप ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है। इसकी वजह से उन्हें रूसी बॉर्डर पर नए परमाणु हथियारों की तैनाती का कानूनी रास्ता मिल गया है। अभी तक यूरोप के 5 नाटो देशों में अमेरिका के 100 परमाणु बम तैनात हैं। अमेरिका ने जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और तुर्की में परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। इन्हें चलाने का हक सिर्फ अमेरिका को है। अमेरिका की रजामंदी के बगैर होस्ट नेशन इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन देशों में अभी तक अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं, वो रूसी बॉर्डर से बहुत दूर हैं। अब ट्रंप जहां परमाणु हथियार तैनात करने वाले हैं, वो रूसी बॉर्डर से सटे हैं।
Это значит только попытку. इससे केवल यही पता चलता है कि पश्चिम के कुछ राजनीतिक व्यक्ति रूसी संघ के खिलाफ आक्रामक योजनाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बस इतना कहा है कि संभावना बहुत अधिक है। इसमें एक भी तथ्य कहाँ है? जी नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब है रूस के साथ सामान्य भागीदार के रूप में बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये करना ही होगा, कोई जल्दी नहीं है। Варианты решения. नाटो, ईयू, यूरोप से मिलने वाले परमाणु थ्रेट को खत्म करने के लिए पुतिन ने भी रूस के बाहर दूसरे देश में अपने परमाणु हथियार तैनात करने शुरू कर दिए हैं। रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों की तैनाती कर दी है, इनकी टेस्टिंग भी कर ली है। पुतिन ने पड़ोसी देश बेलारूस में 2 तरह की परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं। एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक, जिसे 2025 के अंत में तैनात किया है। दूसरी इस्कंदर एम मिसाइल है, जो पहले से तैनात है। ओरेश्निक के युद्ध के मैदान में पुतिन ने रियल टाइम टेस्टिंग भी करा ली है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले कीव में अटैक के लिए ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें परंपरागत वॉरहेड लगा था। हालांकि पुतिन का दावा है कि कीव अटैक में असली ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसकी प्रोटोटाइप को युद्ध क्षेत्र में टेस्ट कर परखा गया था। Подобные системы испытывали. हमने परीक्षण स्थानों पर इसी तरह की प्रणालियों का परीक्षण किया है, लेकिन ओरेश्निक परीक्षण नहीं किया। यह युद्ध में उपयोग के लिए नहीं है। हमने यूक्रेन धरती पर ओरेश्निक मिसाइल का एक बार भी सही मायने में युद्ध में उपयोग नहीं किया है। और आखिरी बात, सच कहूं तो मैं एक बड़ा सैन्य रहस्य उजागर करूंगा। हमने बस वही हमला किया जहां परमाणुओं का अवलोकन करना सुविधाजनक था। ये निर्धारित लक्ष्यों पर, जिनमें आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल है, और ओरेश्निक के पूर्ण स्वरूप में उपयोग के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण था। О полноформатном применении орешника. नाटो देश अगर रूस के खिलाफ परमाणु हमले की जरूरत करते हैं, तो पूरा यूरोप सिर्फ कुछ सेकंड में साफ हो सकता है। रूस की ओरेश्निक परमाणु मिसाइल 5000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। यूरोप का कोई शहर इसकी मार से बच नहीं सकता। यह 1 सेकंड में 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी मैक्स स्पीड 13000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेलारूस में पुतिन ने Su-25 का अपग्रेड वर्जन तैनात कराया है, जो फ्री फॉल परमाणु बम ले जा सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में तैनात परमाणु हथियारों की चाबी जैसे ट्रंप के पास रहेगी, वैसे ही बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों की चाबी पुतिन के पास रहेगी। रूस के पास सबसे ज्यादा करीब 5500 परमाणु बम है। अमेरिका के पास 5000 परमाणु बम है। नाटो देशों में फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है। ब्रिटेन के पास करीब 225 परमाणु बम है। पुतिन के दोस्त किम जोंग के पास 20 से 50 परमाणु बम होने का अनुमान सिप्री ने लगाया है। रूस अमेरिका की परमाणु रेस में किम जोंग भी एक पार्टी बन गया है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों लगातार परमाणु एनरिचमेंट करने वाली फैसिलिटी के चक्कर लगा रहा है। किम जोंग फैक्ट्री में घूम घूम कर काम को देख रहा है, स्पीड बढ़ाने का आदेश दे रहा है। अगले 5 साल में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति को डबल करने का आदेश दिया है। परमाणु हथियारों की होड़ में बीच काला सागर में तबाही जारी है। ड्रोन अटैक के बाद काला सागर में धुएं का गुबार उठ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच सबसे लंबा युद्ध लड़ा जा रहा है। दोनों एक दूसरे के शहरों में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिसमें बहुत तबाही हुई है। कीव में पुतिन लगातार आग बरसा रहे हैं। कीव का बड़ा इलाका बीते 15 दिनों में उसी तरह खंडहर हो चुका है जैसे पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाका हुआ है। नेप्रो में रूस ने भारी बमबारी की है। अमेरिका के ईरान पर फंसे होने से ज़ेलेंस्की के पास गोला बारूद और हथियारों की कमी हो गई है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि यूक्रेन अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, वो भी जब तक अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अमेरिका की मिलिट्री और उनके हथियारों के बिना यूक्रेन ज्यादा दिन युद्ध में टिक नहीं पाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ने सैकड़ों बिलियन डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए हैं। ट्रंप ने ये बात ज़ेलेंस्की की चिट्ठी सामने आने के बाद कही है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को 1800 शब्दों की एक चिट्ठी लिखी है।
ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव रखा है कि वो पुतिन के साथ किसी तटस्थ देश में बैठकर शांति वार्ता करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी लिखा है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बजाय वो डायरेक्ट बातचीत से मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। President Zelensky wrote a letter to President Putin. He wants the two of them to meet to hash out the end of the war in Ukraine because he thinks you are too busy with the war in Iran. Is he right? Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should. ज़ेलेंस्की की चिट्ठी का जवाब रूस ने दे दिया है। ज़ेलेंस्की अगर वाकई शांति वार्ता करना चाहते हैं तो किसी तटस्थ देश की जरूरत क्या है? वो मॉस्को आए और क्रेमलिन में पुतिन के साथ बैठकर मुद्दे सुलझा लें। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी मिलने के बाद पुतिन ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करने की बात कही है। यूरोपीय यूनियन, जो ज़ेलेंस्की को युद्ध लड़ने का पैसा और हथियार देने में सबसे आगे रहा है, उसके भी सुर अब बदले हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव दिया है। Another demonstration of Ukraine's pursuit of genuine negotiations and unconditional ceasefire, an unconditional ceasefire that Ukraine has accepted long time ago. So from our side, we welcome President Zelensky call for direct negotiations and also the call for a ceasefire. And from our side, we will go once more through the facts, and this is that Ukraine wants peace, Europe wants peace. Putin has expected to win Kyiv in just 3 days. Now we are heading towards the 5th year of Russia's illegal aggression. पुतिन उन्हीं शर्तों पर ज़ेलेंस्की से डील करना चाहते हैं जो अमेरिका की मध्यस्थता में तय हुई थी। यूक्रेन को डोनबास खाली करना होगा। डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन से ज़ेलेंस्की को अपनी सेनाएं पूरी तरह हटानी होगी। इन इलाकों को रूसी भूभाग के तौर पर मान्यता देनी होगी। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, सेना कम करेगा। ज़ेलेंस्की अगर ऐसा नहीं करते तो पुतिन यूं ही तबाही मचाते रहेंगे। अमेरिका और यूरोपीय देश अब ज़ेलेंस्की को ज्यादा दिन बचा नहीं पाएंगे। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप यूरोपीय देशों को ज्यादा सुरक्षा देना नहीं चाहते। अमेरिका ने जर्मनी को टॉम हॉक मिसाइलें देने से मना कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। लिहाजा ज़ेलेंस्की पर भी युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत ज्यादा है। मगर ईयू की मध्यस्थता पुतिन को मंजूर नहीं है। पुतिन का दावा है मध्यस्थता वही देश कर सकता है जो न्यूट्रल हो। Напрямую содействует वार्ता में भाग लेना एक बात है और मध्यस्थ बनना बिल्कुल दूसरी बात। यूरोपीय संघ या यूरोपीय संघ के अलग अलग देश किस तरह से मध्यस्थ हो सकते हैं जब वो सीधे तौर पर उस देश की सहायता कर रहे हों जिसके साथ हम सशस्त्र संघर्ष में उलझे हुए हैं, यानी प्रभावी रूप से शत्रुता में लिप्त हैं। वे किस तरह के मध्यस्थ हैं? मध्यस्थता में तटस्थता आवश्यक होती है। यहाँ तटस्थता कहाँ है और यूरोपीय पक्ष से वार्ताकार कौन होगा? खैर, मुझे नहीं पता। हम कुछ भी थोप नहीं रहे। मैंने रूस द्वारा कुछ भी थोपने की कोशिश के बारे में बहुत कुछ सुना है। खैर, हम कुछ थोप नहीं रहे। на уровне Министерства иностранных дел.